वो खुद को अपने अंजाम की तरफ से बेपरवाह जाहिर करने के बावजूद फिक्रमंद था। उसे सोफे पर बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे अपने औसान बहाल करने का मौका मिल गया था। उसने अचानक ही पहलू बदला और बिजली की सुरअत के साथ अपनी जेब से एक छोटी सी स्याह गेंद निकालकर हम लोगों के दरमियान कालीन पर थे मारी। फिजा में हल्का सा धमाका हुआ और फिर वहां तेजी के साथ स्याह धुआं भरता चला गया। बिली उस धमाके और धुएं की आड़ लेकर वहां से फरार होने के चक्कर में था। मुझे स्याह धुएं में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अंदाजे से उस पर छलांग लगा दी, जहां से गुजरे बगैर बिली का सुरत के साथ दरवाजा तक पहुंचना नामुमकिन था। और ये इत्तेफाक ही था कि वो भागते हुए मेरी जद में आ गया। वो उस वक्त अपनी जिंदगी और मौत के संगीन मसले से दो चार था, इसलिए उसके बदन में सोई हुई तमाम हैवानी जिबिल्लतें यकायक बेदार हो चुकी थी। अपने बदन पर मेरी गिरफ्त महसूस करती वो बुरी तरह भड़का और उसने अपने जिस्म को एक हल्का सा झटका देकर मुझे आगे उछाल दिया। मैं मुंह के बल कालीन पर गिरा। मेरा दाहिना हाथ मेज के पाए में उलझ गया था। मैं चिल्लाकर उठा तो एक तरफ उससे कदर स्याह धुआं फैला हुआ था कि कमरे में जलते हुए बल्ब भी सिर्फ रोशन नुक्तों में मैसूर होकर रह गए थे। उस तारीख धुएं में बसारत बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी, इसलिए मैं उठते ही अंदाजा करके एक तरफ दौड़ा, लेकिन फौरन ही एक मेज से उलझ कर दोबारा ढेर हो गया। अचानक फिजा में शीशा टूटने का छनाका हुआ, फिर भागते हुए कदमों की तेज धमक सुनाई थी। रुक जाओ वरना जान से मार दूंगा। मेरे करीब ही से हबीब जिवानी की कुटी कुटी को राहट सुनाई थी। उस नई हड़बूंग से बहुत बुखलाया हुआ महसूस हो रहा था। फिर यकबयक कोई भारी भरकम वजूद मेरे ऊपर आ पड़ा। अपने नीचे किसी जिंदा इंसानी वजूद का इदराक होते ही हमलावर ने मेरा गला दबोचने की कोशिश शुरू कर दी। जबरदस्त जिद्दोजहद के दौरान में उसके दहाने से जूं ही पहली गाली बरामद हुई तो मैं पूरी तरह जला गया, क्योंकि वो हबीब जिवानी था जो स्याह धुएं में घिरा हुआ होने की वजह से मुगालते में मुझ ही से लिपट पड़ा था। अल्लाह घटो चीफ, ये क्या कर रहे हो? मैंने उसकी उंगलियों से अपनी गर्दन बचाते हुए बंदा कर कहा। ओह डैनी। उसकी बुखलाई हुई आवाज के साथ ही उसके तने हुए असाब यकबयक ढीले पड़ गए। चंद की सकूत के बाद उसकी अहमखाना आवाज उभरी, ये तुम हो तो वो कहाँ गया? मेरे ऊपर से तो हटो, मेरा दम घुट रहा है। मैंने बेरहमी के साथ अपने ऊपर से उसे उछाल दिया। मैं कालीन से उठ ही रहा था कि बाहर से खट की एक मखसूस से गूंज सुनाई थी। वो यकीनी तौर पर किसी बेआवाज पिस्तौल का फायर था। साथ ही फिजा में मौत की दहशत में डूबी हुई एक चीख बुलंद हुई और फौरन ही दम तोड़ गई। बाहर किसी वजनी शय के पुख्ता फर्श पर गिरने का धमाका हुआ, फिर मुतअद्दिद दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। कसीफ धुएं का बम बिल गैंग का कोई शौबदा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये वाले जदीद से जदीद तरसाइसी कमालात से मुजरमाना सहारा पैदा करने में यद तूला रखते हैं। हमारे गर्दो पेश में फैला हुआ तारीख धुआं रफ्ता रफ्ता ऊपर उठकर हवा में तहलील हो रहा था। फिर मेरी निगाह सिरकते हुए बड़ी सी खिड़की के टूटे हुए शीशे पर पड़ी, जिसमें से डॉन 3 इतने इत्मीनान के साथ कमरे में दाखिल हो रहा था जैसे उसके नजदीक वही आमद व रफ्त का रास्ता हो। तुम्हारे सब आदमी गधे हैं। अंदर आने के बाद डॉन 3 हाँपते हुए गुरा। मैं बर वक्त उसका रास्ता ना रोक लेता तो हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया होता। तुम ठीक कह रहे हो। हबीब जिवानी डॉन 3 के गुस्से से खौफजदा हो गया। उन दोनों के फरार हो जाने के बाद वो सब मुतमिन हो गए थे। उन्हें अंदर की सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं था। कौन दोनों फरार हो गए? डॉन 3 उस पर बरस पड़ा। इंटरकॉम पर बात करने के बाद तो तुम बता रहे थे कि बिली के दोनों साथियों को मार दिया गया। मैंने बिली को धोखा देने के लिए झूठ बोला था। हबीब जिवानी ने सर झुकाकर मुर्दा आवाज में कहा, मैंने आज तक अपने किसी यूनिट में इतनी अबतरी और बद इंतजामी नहीं देखी। तुमने इस कारोबार को चोर उचक्कों का खेल बनाया हुआ है। मुझे हैरत है कि बिली तुम्हारे 6 आदमियों के सरों पर पेशाब करता हुआ मेरे मद्दे मुकाबला आ गया और उनमें से किसी को उस मामले की संगीनी का एहसास नहीं हो सका। क्या उन्हीं सलाहियतों के बलबूते पर हम यहाँ अपने कारोबार की बुनियादें वसी करने की आरजू कर रहे हैं? मैं शर्मिंदा हूँ डॉन। हबीब जिवानी रो देने वाली आवाज में गिड़गड़ा। जब से मेरा एक आदमी मारा गया है मेरे निजाम में दरारें पड़केंगे। सैंडो की जगह लेने वाला रफ्ता रफ्ता उसकी सतह पर आ जाएगा तो ऐसी खराबियां पैदा नहीं होगी। वो बहुत मेहनत कर रहा है और उस वक्त तक हम सब जहन्नुम वासिल हो चुके होंगे। वो दांत पीसते हो रहा है। भाग दौड़ में उसके हाथ से सिगार कहीं गिर गया था, इसलिए वो अपनी जेब से नया सिगार निकालने में मसरूफ हो गया। साफ नजर आ रहा था कि उसने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए अपनी तवज्जो सिगार की तरफ मबजूल की थी। वो कमरे में टहल टहल और रुक रुक कर सिगार सुलगाने के मुख्तलिफ मराहिल तय करता रहा और मैं अपनी जगह खड़ा दिलचस्पी के साथ हबीब जिवानी की अबतर हालत से लुत्फानंदोज होता रहा। वो किसी पदाइशी मुजरिम की तरह अपना सर झुकाए खड़ा था। सिगार के चंद गहरे कश लेने के बाद डॉन 3 का गुस्सा खत्म हुआ तो उसने दोबारा बैठते हुए कहा, वो दरवाजे से भागा था। अगर मैं खिड़की से निकलकर उससे पहले बाहर न पहुंचता तो वो भाग जाता। अब तुम जाओ और उसकी बिगड़ी हुई लाश ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करके वापस आओ। डॉन 3 ने खिड़की की राह इख्तियार करके वाकई अक्लमंदी की थी। फर्क सिर्फ इतना हुआ था कि खिड़की के 2 में से एक पट खुला हुआ था और बिली गैंग ने उसी खला में से मुझ पर फायर किया था। अगर कमरे में से धुआं न फैला होता तो डॉन 3 खुले हुए पट में से बासानी बाहर नहीं निकल सकता था।
लेकिन अंधेरे की वजह से उससे अंदाजे की गलती हुई और वह बंद शीशा तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसकी हदायत पर हबीब जिवानी ड्राइंग रूम से चला गया तो डांथरी पूरी संजीदगी से मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। नज़्म ज़ब्त की इस शर्मनाक सूरत हाल पर तुम्हारे क्या एहसासात हैं? इस बंदोबस्त से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, फिर भी मैं नदामत और शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मैंने सर झुकाकर अपने सदमे का इज़हार किया। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे अमल दखल से इस सूरत हाल में फर्क पड़ सकता था? उसके उस सवाल पर मैं चौंक पड़ा। मेरा यह मतलब नहीं था। आदमियों का इंतखाब एहतियात से किया जाता तो शायद इन नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सकता था। मातहत नाकारा हूँ तो आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हबीब जिवानी को कुछ दिन के लिए रुखसत पर भेजकर तुम्हें अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका दिया जाए। आने वाले दिनों में यह इलाका हमारी सरगर्मियों में कलीदी किरदार अदा करेगा। उसकी वो तजवीज़ मेरे लिए नहायत खतरनाक थी। मैं अपने दिल की गहराइयों से किसी भी तरह माफिया का वफादार नहीं था। जब तक मैं जिम्मेदारियों से बचा हुआ था, बाला ही बाला माफिया के मफादात को नुकसान पहुंचाकर ऐसी तमाम कार्रवाइयों की जिम्मेदारी का तोक हबीब जिवानी के गले में डाल सकता था। अगर डांथरी चोर ही को कोतवाल मुकर्रर कर देने पर तुल जाता तो मेरे लिए बदतरीन दुश्वारियां खड़ी हो सकती थी और उनके नतीजे में मुझे पूरी तरह माफिया का हक नमक अदा करने पर मजबूर होना पड़ता। मेरी नाकस राय में यह वक्त ऐसी किसी तब्दीली के लिए साजगार नहीं है। मैंने कहा, मैं उसकी वजह जाननी चाहूंगा। डांथरी ने अपनी सांप जैसी नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ कर पूछा। तंजीम के अंदरूनी मामलात पर मेरी गिरफ्त न होने के बराबर है। गिने चुने लोगों के अलावा बकिया अफरादी वसाइल अभी तक मेरी नजरों में नहीं आ सके। मुझे आम ऑपरेशन को चलाने में दिक्कतें पेश आएंगी। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें दीदा और दानिस्ता अलग थलग रखने की कोशिश की जा रही है? उसकी तेवरियों पर बरहमी की अलामात ऊपर आए। दानिस्ता नहीं, मैंने जल्दी से कहा। शायद अभी तक उसका वक्त नहीं आया। काम में तेजी पैदा होगी तो बहुत सी बातें खुद ब खुद मेरे सामने आती चली जाएंगी। तुम अपने चीफ से बहुत ज्यादा मरूब हो या फिर अव्वल दर्जे के फरेबी और मक्कार हो। चंद सानियों के बाद वो गहरा सांस लेकर बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज क्यों कर रहे हो। मैंने जो कहा उसमें मेरी जरा सी भी बदनीति का दखल नहीं है। चीफ बहरहाल मेरा बड़ा है और मैं उसका मुनासिब एहतराम करता हूँ। उसके अलावा और कोई बात नहीं है। तुम्हारी पुरानी शोहरत मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। उसने कहा, मुझे एतराफ है कि मक्कारियों और चालबाजियों के सिलसिले में मैं बहुत बदनाम रहा हूँ, लेकिन माफिया मेरा घर और मेरा मस्कन है। इसमें मैं बिल्कुल सीधा चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुमने सिल्वर आइज लौटा दी होगी? तुम उनकी अहमियत से पूरी तरह वाकिफ थे, फिर तुमने वीरा जैसी दुश्मन से समझौता कैसे कर लिया? तुम एक तरफ खुद को नाकाबिल शिकस्त साबित करते चले आए हो और अब खुद को अव्वल दर्जे का बेवकूफ साहिर करने पर तुले हो। शायद मेरी कमगोई की वजह से ऐसी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं चीफ। हकीकत तो यह है कि सिल्वर आइज के बोझ से उन ही दिनों में मैं बरीउल जिम्मा हो चुका था जब वीरा के साथ मेरी गाड़ी छिन रही थी। वह बहुत पुरानी बात है। अगर वीरा उस वक्त सिल्वर आइज ले चुकी थी तो उसने अपने बड़ों को अंधेरे में क्यों रखा? इस बात पर वही रोशनी डाल सकेगी। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो अपने मफादात को कभी भी फरामोश नहीं करती। जिमी लाइट के बारे में वो अक्सर झल्लाट का शिकार रहती है। हो सकता है कि ऐसी ही किसी रो में आकर उसने सिल्वर आइज पर काबज होने का राज अपनी जात तक महदूद रखा हो, लेकिन वो खुद आई वमन है। जी में हर एक जानता है कि उसका सुपर आई मैन एक मर्द है। ऐसी सूरत में वीरा फाजिल सिल्वर आइज से क्या फायदा हासिल कर सकती है? मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? मैं बेबसी के साथ अपने शाने उचका कर रखा। हो सकता है कि वो अपने इस अहम कारनामे की इत्तला किसी मुनासिब वक्त पर देना चाहती हो। उन लोगों ने उस मामले में तुमसे रजू किया है तो इससे साफ जाहिर है कि वो लोग सिल्वर आइज की तरफ से कितने फिक्रमंद हैं। और अब वीरा कहाँ है? वो पलकें झपकाए बगैर मुझे घूरे जा रहा था। 2 रोज पहले तक तो मैं उसकी राह पर था। मेरा अंदाजा था कि मैं किसी भी वक्त उसे घेर कर मार लूंगा, लेकिन फिर अचानक ही वो किसी छलावे की तरह गायब होगी। हो सकता है कि अब तक वो शहर ही में कहीं छुपी हुई हो। देखो डैनी, ये याद रखना कि हम लोग प्रोफेशनल हैं। हमने किसी मजबूरी या हादसे के तहत अपनी राह का इंतखाब नहीं किया है, बल्कि कम से कम मुद्दत में ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने और इख्तियार हासिल करने के लिए बहुत सोच समझ कर ये कारोबार अपना है। हमें अपनी साख बहुत अजीज है। दुश्मनी में हर धोखा और फरेब रवा होता है, लेकिन जब हमारे हरीफ मुज़ाकरात की मेज पर आ जाते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, नवादा खिलाफी करते हैं। इसी साख के सहारे हम तेजी से तरक्की करते जा रहे हैं। अगर सिल्वर आइज के बारे में तुम कुछ छुपा रहे हो तो आप भी अपने बयान पर नजरसानी कर सकते हो। मैंने एक बार जिमी लाइट के सामने जुबान खोल दी तो कुछ नहीं हो सकेगा। बाद में तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं खुद माफिया के सारे मफादात को नजरअंदाज करके अपने हाथों से तुम्हें ज़िबा कर दूंगा। उसकी धमकी के सर्द अल्फाज पर मैं अंदर से लस कर रह गया। मेरा बयान जुज़वी तौर पर दुरुस्त था। मैंने वीरा की ईरान रवानगी से पहले 2 सिल्वर आइज उसके हवाले कर दी थी, लेकिन तीसरी सिल्वर आई बदस्तूर मेरी तहवील में थी, जिससे मैं किसी भी कीमत पर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने मजबूत लहजा में कहा, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है डॉन कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। जिमी लाइट को इस लड़की पर दबाव डालना चाहिए जो उसे जबरदस्ती अपना बाप बनाने पर इसरार करती रहती है। इस मामले में मेरा ज़मीर मुतमिन है और बीमगन डांथरी के नुकीले सवालात से सायर हो रहा था कि वो मेरी इब्तदाई जवाबात को मन्नुअन तस्लीम करने पर आमादा नहीं था। वो भी मेरे पास नहीं है।
मैंने उससे नजरें चार करके ढटाई से जवाब दिया। ठीक है, वो फैसला कुन अंदाज में बोला। मुझे बताया गया है कि लेजर से चलने वाली उस बीम गन के नोजल से खारिज होने वाली मोहलक नील कुशवाएं पत्थर तक को आनन फानन में जलाकर राख कर देती हैं। अब अगर इस खित्ते में ऐसी कोई भी वारदात हुई तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। यह ज्यादती है डॉन। मैंने पहली बार एहतजाज किया। बिली गैंग की मौत से जाहिर होता है कि ची वाले अभी तक यहाँ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वीरा भी अभी इसी शहर में मौजूद हो। अगर उनमें से किसी ने बीम गन से कोई शिकार खेला तो मुझ पर उसकी जिम्मेदारी कैसे डाली जा सकेगी? उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। वो जहां से पसपाई इख्तियार कर लेंगे। और फिर तुम ये भी भूल रहे हो कि जिमी लॉयड हमारी तरह पेशावर है। प्रोफेशनल लोग झूठ नहीं बोला करते। मुझे उनकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा तहफ्फुज़ जरूर दरकार है। मुझे ये इत्मीनान होना चाहिए कि मेरा डॉन मुझे झूठा नहीं समझता। तुमको अंदाजा नहीं कि जिमी लॉयड मेरी तरफ से अपने दिल में कितने जख्म ले बैठा है। वीरा दुनिया के हर खित्ते में रंगरलियां मनाती फिरती है, लेकिन जिमी लॉयड को इस बात की खलच है कि मैं एक तरफ से उसे जिक पर जिक पहुंचा रहा था और दूसरी तरफ वीरा मेरे लिए एक खिलौना बनी हुई थी। मुझे तहस नहस करने के लिए वो अपने असूलों और पेशे के वकार तक को दाव पर लगा देगा। हम अपने हरीफों की शिकायत पर अपने आदमियों को इस तस्तरी में सजाकर उनके सामने नहीं डाल देते। मैं तुम्हें सिर्फ इम्कानात से आगाह कर रहा था। तुम फिक्र ना करो, वक्त आया तो तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा डॉन। मैंने ममनूनियत से लबरेज लहजे में कहा। तुम्हारे इन अल्फाज के सहारे अब मैं सुकून के साथ अपना काम जारी रख सकूंगा। देखो तुम्हारा चीफ कहाँ रह गया, बाकी बातें उसकी मौजूदगी में होनी जरूरी हैं। मैं अपनी जगह से उठकर नकासी के रास्ते की तरफ लपका तो हबीब चिवानी किसी उदास बकरे की तरह मुंह लटकाए बरामदे में खड़ा था। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर हैर से कहा। अंदर क्यों नहीं आते? उसने घूर कर मेरी तरफ देखा और उदासी के साथ बोला। मैं समझ गया था कि डॉन मुझे बाहर भेजना चाह रहा था। उसकी इजाजत के बगैर मैंने दोबारा अंदर आना मुनासिब नहीं समझा। तुम गलत समझे, ऐसी कोई बात नहीं थी। जल्दी आओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे उस फिक्रे पर हबीब जवानी के चेहरे से मायूसी दूर होगी और वो फौरन ही मेरे साथ हो लिया। तुमने गुलाम रसूल नामी एक मकामी सियासतदान को पुलिस के कब्जे से आजाद करवाया था। कदरे तवक्कुफ के बाद डॉन ने बोलना शुरू किया। यह हमारी बदकिस्मती है कि वो भारतीयों की तहवील में जाने से पहले मुर्दा हालत में दोबारा पुलिस के हाथों में पहुंच गया। अगर वो काम हो जाता तो उसके बदले में भारत में हमें काम करने की बहुत ज्यादा आज़ादी मिल सकती थी। गुलाम रसूल यहाँ एक नेक नाम सियासतदान था, लेकिन तुमने सुन लिया होगा कि वो डाकुओं और रस्सागीरों की सरपरस्ती की पुष्पनाही करके उस मकाम तक पहुंचा था। अंदर की खबरें जाहिर करती हैं कि वो भारतीयों के साथ मिलकर सिंध में मुसल्ला बगावत फैलाने के एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा था जिसमें चंद अहम सफारतखानों के साथ ही ची का भी अहम किरदार था। एक ऐसे मुल्क में जहां मुमताज सियासतदानों का यह हाल हो, हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। उसकी वो तमहीद हम दोनों ही के लिए नाकाबिल फहम थी, इसलिए हम खामोशी के साथ उसके दोबारा बोलने का इंतजार करते रहे। तुम जानते हो कि इक़्तिदार का सरचश्मा क्या होता है? फुडान की तरफ से एक वाज़ेह सवाल था। अवाम। हबीब जिवानी ने घिसा पिटा जवाब दिया। उनकी आवाज़ से क़यादत ऊपर आती है। बकवास, डॉन ने हकारत से कहा। ये सब तरक्की याफ्ता मुल्कों की बातें हैं। तीसरी दुनिया के मुल्कों में गुलाम रसूल जैसे लोग उभर कर आते हैं जिन्हें साजिशों, काले धन और खुफिया हथियारों के जरिए आगे लाया जाता है। इन मुल्कों में इक़्तिदार सिर्फ जागीरदार और सरमायादार तबके का होता है। अवाम से सिर्फ नुमाइश का काम लिया जाता है। वो धूप में घंटों धक्के खाकर वोट दे आते हैं। नतीजा आता है तो मालूम होता है कि सारे वोट उसी को मिले हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता। वोटर जीतने वाले की बदमाशियों के इम्कानात पर गौर किए बगैर एक दूसरे पर शुबा करने लगते हैं, लेकिन होता वही है जो एक मखसूस तबके की मर्जी होता है। हमें कुव्वत और इख्तियार के उन सरचश्मों तक रसाई हासिल करनी है ताकि हम बेखौफ व खतर होकर अपना काम आगे बढ़ा सके। की क्लब के मकासद भी यही थे। अभी जीवानी ने याद दिलाना चाहा, लेकिन डॉन ने फौरन उसकी बात काट कर अपनी तकरीर शुरू कर दी। वो नजरिया यहाँ नहीं पनप सकता। वो कह रहा था ब्लैकमेलिंग के जरिए लोगों को मजबूर किया जा सकता है, उनसे दोस्ताना मरासिम इस्तवार नहीं किए जा सकते। की क्लब एक बहुत खुला हुआ राज था। वहाँ एक हमाम में सब नंगे होते थे। हर शख्स को मालूम था कि वहाँ दूसरे किस सूरत हाल से दो चार होते हैं। अब हमें मुनज़्ज़म होकर ऊपरी सतह पर काम करना होगा। पॉलिसी दे दी जाए तो हमारे काम करने के लिए तैयार है। इस बार भी हबीब जिवानी ने यकीन दहानी करवाई। इस बार करप्ट सियासतदान वगैरह हमारा टारगेट होंगे। हम उनमें सरमायाकारी करेंगे और वह हमारे कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जिम्मेदार होंगे। डॉन 3 ने कहा। पिछले दिनों अमीर जान नामी एक सियासतदान के बेटे ने न्यूयॉर्क में 2 किलो हेरोइन हमारे एजेंट को फरोख्त की है। उसकी लाइलमी में पूरे लेन देन की वीडियो फिल्म बनाई गई है। आने वाले दिनों में बाप बेटे को सियासी कामयाबियों के लिए खतीर सरमाए की जरूरत है जो उनकी जरी जागीर से नहीं मिल सकता। अमीर जान बहुत आसानी के साथ हमारे फंदे में आ सकता है। वो पारसाई जताकर बच निकलने की कोशिश करे तो उसके बेटे की फिल्म का हवाला उसे बराह रास्त दिखाया गया तो उसे राह रास्त पर ले आएगा। उस फिल्म का इंकशाफ उन दोनों की सियासी जिंदगी तबाह कर सकता है। अमेरिकी FBI वो फिल्म मुंह मांगे दामों खरीद लेगी। उसकी मदद से वो यहाँ वालों को बेनकाब कर सकती है। वो बोलता रहा, लेकिन मेरे लिए वो बातें नहीं थी। गुलाम रसूल के मामले में मैं वो हर बार आजमा चुका था।
हमारे पास उसकी कोई फिल्म नहीं थी, लेकिन फर्जी फिल्मों का हवाला देते ही उसने अपने भारतीय आकाओं को गालियां देते हुए एतराफात का सिलसिला शुरू कर दिया था। उसके लिए वो तसव्वुर ही लर्ज़ाखेज था कि उसके मुल्क दुश्मन जराइम के तस्वीरी सबूत स्पेशल टास्क फोर्स के कब्जा में थे। थोड़ी देर बाद तमाम मामला तय होने के बाद मैं अपनी गाड़ी में डॉन की क़यामगाह से रवाना हुआ तो मेरे जहन में ख्यालात का एक तूफान बरपा था। बहुत से अंदेशे होलनाक सूरतों में उबर उबर कर मुझे खौफजदा कर रहे थे। मैं अपने ख्यालात में उस कदर मुनहमिक था कि उससे गाड़ी को भी नोट नहीं कर सका जो मेरे रवाना होने के बाद डॉन की क़यामगाह के करीब ही एक वीरान गली से निकलकर मेरे पीछे रवाना हुई थी। कदरे आगे निकलने के बाद उस कार से 2-3 मरतबा मेरे ऊपर हेडलैम्प्स की तेज रोशनी फेंकी गई तो मुझे ख्याल हुआ कि वो गाड़ी मुझसे रास्ता मांग रही थी। इसलिए मैंने अपनी कार बाएं तरफ तबाह कर वीरान सड़क बिल्कुल खाली छोड़ दी, लेकिन वो गाड़ी आगे निकलने के बजाय बदस्तूर मेरे पीछे ही लगी रही और तेज रोशनी फेंकने का सिलसिला जारी रहा। तो मुझे तशवीश होने लगी, लेकिन मैं उस वक्त भी असल खतरे का इदराक नहीं कर सका। मेरे ज़हन में यही ख्याल आया कि वो कोई ओबाश लड़का था जो बिला वजह दूसरों को परेशान करके खुश होने का आदी था। लेकिन जब मैं एक ढलान अबूर करके दाहिनी तरफ घूम रहा था तो वो कार सुरअत के साथ मेरे पहलू में आके मैं उस कार की अगली नशिस्तों पर बस 2 हेवले ही देख सका, क्योंकि बराबर में आते ही कार से पै दर पे 3 फायर हुए जो मेरी कार की दूसरी तरफ की खिड़की के शीशे तोड़ते हुए गुजर गए। अगर मैंने इस्तराई तौर पर पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर अपना सर स्टीयरिंग पर ना टिका लिया होता तो तेज रफ्तार कार से चलाई जाने वाली कोई ना कोई गोली मेरी खोपड़ी में व्यवस्थ हो गई होती। मेरी गाड़ी रुक चुकी थी और हमला आवर कार तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ती चली गई। चंद सानियों के लिए मेरा जहन माऊफ होकर रह गया था। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया था कि शायद डॉन ने अपने परवरदा गुंडों की मदद से मुझे खौफजदा करने या ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, मगर मेरा वो बेबुनियाद ख्याल ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। अगले ही लम्हे नए मॉडल की स्याह मर्सिडीज को राती हुई मेरी कार से आगे निकलकर हवा हो गई। वो हबीब जिवानी की कार थी जिसे वो खुद चला रहा था। उसके बराबर वाली निशिस्त पर मुझे डॉन की झलक नजर आई थी। मैंने गियर तब्दील करके अपनी कार भी आगे दौड़ा दी। मर्सिडीज की मौजूदगी ने सूरत हाल को यक बयक बहुत ज्यादा सनसनीखेज और अहम बना दिया था। हमलावरों की कार बहुत तेजी से फरार हुई थी, लेकिन वीरान सड़क पर उसका नई मर्सिडीज से जितना आसान काम नहीं था। आनन फानन में मर्सिडीज ने उस कार को जा लिया। फिर वो दोनों कारें खाली सड़क पर बराबर दौड़ने लगी। मैंने अपनी कार की रफ्तार गैर इरादी तौर पर तेज कर दी। फिर अचानक एक खोलनाक धमाका हुआ। हमलावरों की कार फिजा में कई फुट उछलकर आग और धुएं के गोले में तब्दील हुई और दूर तक लुढ़कती चली गई। मर्सिडीज सुबह रफ्तारी के साथ बहुत आगे निकल चुकी थी, हत्ता कि उसकी अकबी रोशनियां जलती हुई कार के धुएं में मातूम हो गई। मैंने बुखलाकर अपनी कार करीब तरीन गली में घुमा ली। वो सब जिस तरह ज़हूर पजीर हुआ उसकी बिना पर तबाह होने वाली कार के दोनों सवारों में से किसी का जिंदा बचना मुहाल नजर आ रहा था। मुझे उस अमर में कोई शुबा नहीं था कि डॉन ने कोई ताकतवर दस्ती बम फेंक कर उस कार को दबा किया था। कालियुल ज़हनी के आलम में कई पुरपीच गलियों में घूमने के बाद मुझे ख्याल आया कि डॉन ने वो सब मेरे लिए ही किया था, मगर मुझे हैरत थी कि वो खामोशी से मेरे पीछे क्यों आया था। मुझे उम्मीद थी कि हमला आवरों की कार को तबाह करने के बाद डॉन कहीं और जाने के बजाय वापस अपनी क़यामगाह का ही रुख करेगा। इसलिए मैंने भी अपनी गाड़ी वापसी के रास्ते पर डाल दी। मैंने सोचे समझे बगैर गलियों में फरार की राह इख्तियार की थी, इसलिए मुझे दोबारा रास्ता तलाश करने में कदर दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और जब मैं वापस डॉन की क़यामगाह पर पहुंचा तो पोर्च से जरा आगे मर्सिडीज नीम तारीकी में पार की हुई थी, जैसे उसे कई दिनों से वहां से न हटाया गया। मेरी आमद की इतला पाती हबीब जिवानी बुखलाए हुए अंदाज में बरामदे में निकला। तो तुम वापस क्यों आए? उसने आते खौफजदा लहजे में पूछा। ये सब क्या हुआ था? मेरे असाब हिल कर रह गए। वो लोग कौन थे? वो बिली गैंग के आदमी थे जो मौका की तलाश में किसी तारीक गली में छुपे हुए थे। मेरे 2 आदमी उनकी तलाश में बाहर भटक रहे थे। उन्होंने जो ही एक कार को तुम्हारे पीछे रवाना होते देखा, वायरलेस पर मुझे खबर दी और डॉन ने फौरन रवाना होने का फैसला कर लिया। तुम्हारा मुकद्दर अच्छा था कि तुम उनकी अंधाधुंध फायरिंग से बच गए, लेकिन वो डॉन के आईनी चुंगल से नहीं बच सके। उस भाग दौड़ के नतीजे में वो तीनों ही जहन्नम वासिल हो गए। ये 2 बकोड़े ना मारे जाते तो शिकस्त का एहसास मेरे ज़हन में कचौके लगाता रहता। मैं अपनी उस खबर गिरी पर डॉन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने ममनूनियत से कहा, तुम जल्द अज जल्द इस इलाके से दूर निकल जाओ। ये शुक्रिया वुक्रिया मैं पहुंचा दूंगा। तुम बच गए हो, लेकिन तुम्हारी कार पर गोलियों के निशानात जरूर आए होंगे। थोड़ी देर में हर तरफ पुलिस फैल जाएगी और तुम दुश्वारियों में पड़ जाओगे। आप जाओ और डॉन को लिबास तब्दील करके आराम करने दो। मैं डॉन के साथ तुम्हारा भी ममनून हूं कि मुझ पर हमला आवर होने वालों को सख्ती से कुचल दिया गया। हो सकता था कि वो आगे निकलने के बाद दोबारा मेरी तरफ पलट पड़ते। मैंने सदके दिल से कहा, आप जाओ। उसने मेरे बाजू थाम कर मुझे घुमा दिया। देर करोगे तो फंस जाओगे और पुलिस वालों से मैं तो क्या, डॉन भी नहीं बचा सकेगा। मैं खामोशी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मैं फ्लैट के दरवाजा पर पहुंचा तो अंदर फोन की घंटी बज रही थी। मैंने हजमी कुफल खोलने में खासी फुर्ती से काम लिया, लेकिन जब तक मैं अंदर पहुंचा फोन की घंटी थक कर खामोश हो चुकी थी। न जाने वो किसका फोन था और कब से घंटी बज रही थी।
उस भाग दौड़ में मेरी भूख खासी चमक उठी थी, इसलिए मैंने रेफ्रिजरेटर में से खुर्दनोश की कुछ अशिया निकाली और फोन के करीब बैठकर खाना खाने में मसरूफ हो गया। 11 बजे के करीब दोबारा फोन की घंटी बजी तो मैं खाने से फारिग होकर सोफे पर सस्ता रहा था। मैंने पहली घंटी पर रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से जफर की आवाज सुनाई थी। तुम कहाँ गायब थे? ये शाम से मेरी 5वीं कॉल है, उसने तेजी से पूछा था। अकेला आदमी आवारागर्दी कर सकता है और क्या कर सकता है, बस शहर की सड़कें नापता फिर रहा था। रिसीवर पर उसके जानदार कहके की आवाज उभरी, फिर वो बोला, आजकल तो तुम वाकई अकेले रह गए हो। खजाला के बाद वीरा और फिर सुल्तान शाह भी तुम्हें दागे मफारकत दे गया, उसकी क्या खैर खबर है? कुछ भी नहीं, अभी तक इंतजार हो रहा है। मैंने उदास लहजे में कहा, लेकिन मेरे पास कुछ खुशखबरियां हैं जिनमें तुम्हारी शिरकत का बगैर लुत्फ अधूरा है। मैं वही सुनना चाह रहा हूँ। तुमने बिला वजह तो 5वीं बार फोन नहीं किया होगा। पहली इतला तो ये है कि ऑपरेशन सिल्वर सैंड के खालिक श्रीमान सिंह को खुले समंदर में फेंक कर जहन्नुम वासिल कर दिया गया था। समंदर भी ज्यादा देर तक उस पापी की लाश का बोझ नहीं सार सका। आज दोपहर पैराडाइज पॉइंट की बेरहम चट्टानों में उसकी मसक शुदा लाश दरियाफ्त की गई है। मेरे हिसाब से तो वो उसी वक्त मर चुका था जब मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर आया था, लेकिन तुमने अब तक ये नहीं बताया कि ऑपरेशन सिल्वर सैंड क्या बला है। उससे पहले मुल्ला सरकार भी उन लोगों के एक मंसूबे की भीड़ चढ़ चुका है। ये मंसूबा बहुत खतरनाक था। ये कामयाब हो जाता तो हमारी हुकूमत सियासी एतबार से बदतरीन दिफाई पोजीशन में आ जाती। उसके मुताबिक जराइम पेशा लोगों का एक बड़ा लश्कर हमारी जानिब से भारतीय इलाके पर हमला करता और वो जवाबी कार्रवाई के नाम पर उनको रोंदते हुए हमारे इलाके में घुस आते। उस लश्कर में से पकड़े जाने वालों को आलमी ज़राए अबलाग के सामने पेश करके उस बात का ढंडोरा पीटा जाता कि दाखिली अमन व अमान के लिए हमारी हुकूमत ने जराइम पेशा अफराद को भारतीय इलाके पर लश्कर कशी और लूट मार करने की तरकीब दी है। उस बारे में उनके सरगनों से हस्बे मामूल मर्जी का इकबाली जुर्म करवाया जाता और बयान दिलवाया जाता। आज के तरक्की याफ्ता दौर में कौन इस भोंडे इल्जाम को मानता? आजकल तो पेशावर फौजों में भी महारत और फनी बर्दरी का ही मुकाबला होता है। कबायली दौर की लश्कर कशी से मुल्क फतह करने के जमाने लग चुके हैं। ऐसी कोशिश को खुली खुदकुशी के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जाएगा। अमन व अमान के अंदरूनी सूरत हाल खराब हो तो ऐसे मजाक का खेज इल्जामात बिक्री ने क्यास बन जाते हैं। श्रीमान सिंह की मौत के बाद ये बाब खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तुमने अभी तक अगली खुशखबरी का जिक्र नहीं किया। मैंने उसे याद दिलाया। वीरा के बारे में इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है। आखिरकार वो वफूरे जोश से फट ही पड़ा। उस मर्द की बच्ची ने जो कहा था वो पूरा कर दिखाया। मर्द की नहीं, वो खुद को जिमी लाइट की बच्ची कहती है। अब चुप क्यों हो गए? जल्दी बात पूरी करो। अहम एटमी आलात और साजो सामान लाने वाला ईरानी काफिला हमारी सरहदों में दाखिल हो चुका है। रास्ते में सिर्फ एक ट्रक होलनाक धमाके में तबाह हुआ है। उस पर वही हीट एक्सचेंजर लदा हुआ था जिसका जिक्र वीरा ने किया था। मजे की बात यह है कि जदीद तरीन खलाई टेक्नोलॉजी के सहारे लाई जाने वाली उस तबाही में किसी आदमी की नक्सीर तक नहीं फूटी। ये वीरा का एक लाजवाब कारनामा है। ये खबर कब और कैसे मिली? क्या वीरा लौट आई है? मैंने बेताबी के साथ सवाल किया। वो ट्रक नुसरत आबाद के करीब छोड़ दिया गया था। उस पर होने वाला धमाका उस कदर शदीद था कि 1.5 इंच मोटी आहनी चादर रेजा रेजा होकर सैकड़ों मीटर दूर तक फैल गई। ट्रक और ट्रेलर किसी नाजुक खिलौने की तरह तबाह हो गए। धमाके के वक्त वो ट्रेलर कारवां के साथ होता तो दुनिया की कोई ताकत इस खेप को मुकम्मल तबाही से नहीं बचा सकती थी। धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनी गई थी। ये कहानी हमारी सरहद में पहुंचने वाले कारवां के अमले ने सुनाई है और ईरानी फिजाइया ने उस तबाही की तस्दीक की है। इसका मतलब है कि उन लोगों को भी अधूरी तबाही का इल्म हो गया होगा। वे जलाकर बाकी खेप पर कोई बहुत बड़ा फिजाई हमला भी कर सकते हैं। मैं तशवीश जाहिर करते हुए कहा, अब शायद कुछ नहीं हो सकता। जमीन पर वो कारवां कमांडोज और इंटरसर्विस इंटेलिजेंस के मुहासरे में है। फिजा में लड़ाका हथियारों की मुसलसल परवाजें जारी हैं। कारवां की नकलो हरकत खुफिया रखी जा रही है। जब हमारी तरफ से तकरीब कारी का इम्कान जाहिर किया गया तो ईरानी हुकाम को हमारे अंदेशों पर यकीन नहीं आया था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि शहनशाह के दोस्ताना दौर में दी जाने वाली इमदाद में कोई होलनाक घपला किया गया होगा। अब उनकी आंखें भी खुल गई हैं, लेकिन अभी भी बलूचिस्तान की सरहद से पिंडी या काहोटा तक का तवील सफर बाकी है। वीरा की सुनाई हुई लर्जाखेज कहानी के दुरुस्त होने की इत्तला मिलते ही मेरा दिल अनजाने अंदेशों से लरसने लगा था। हंगामी तौर पर यह सफर मुख्तसर कर दिया गया। शायद गैर इरादी तौर पर जफर की आवाज धीमी और राजदाराना होगी। इस मामले में शुरू से अब तक तुम्हारा किरदार नाकाबिले फरामोश रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी जज्बाती कशमकश को समझ रहा हूँ। इसलिए जुबान खोल रहा हूँ कि तुम अब फिक्र ना करो। माहिरीन हंगामी बुनियादों पर सूरत हाल को संभाल रहे हैं, मगर कैसे? ट्रेलरों का वो लश्कर जहां भी रुकेगा तमाशा बन जाएगा। मैंने कहा, कोयटा के कुर्बो जवार में कंक्रीट के बने हुए जेर जमीन एमुनेशन डंप खाली कराए जा रहे हैं। जदीद तरीन क्रेने और फोर्क लिफ्ट ट्रक तेजी से वहां पहुंचाए जा रहे हैं। सुबह का उजाला होने से पहले जमीन ये सब निकल चुकी होगी। ट्रेलों पर से देव हैकल मशीनें और आलात उन्हीं जेर जमीन गोदामों में उतारे जाएंगे और ईरानी ट्रालर खाली होने के साथ ही यके बाद तिगरे
वापस लौटते चले जाएंगे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद इस तमाम साजो सामान को इक्का दुक्का ट्रेलरों के जरिए खामोशी के साथ मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया जाएगा। किसी को कानो कान भी इल्म नहीं हो सकेगा कि पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद ये जबरदस्त खेप कहां गायब होगी।